तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन। हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर की, जो है जिसका कोड है के 4002 लेबर लॉ। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के संदर्भ में उद्योग के अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑफ डिस्प्यूट एक्ट। या फिर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग क्या है, व्हाट इज इंडस्ट्री विद इन द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, अथवा या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग क्या है, न्यायिक निर्णयों के आलोक में समझाइए कि क्या अस्पताल उद्योग है। व्हाट इज इंडस्ट्री विद इन द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। डिस्कस इन लाइट ऑफ जुडिशियल डिसीजन वेदर ए हॉस्पिटल इन द इंडस्ट्री। अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उद्योग निर्णीतवादों की निर्णीतवादों की सहायता समझाइए, क्या एक शैक्षणिक संस्था उद्योग है। एक्सप्लेन द इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वेदर ए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एन इंडस्ट्री। देखो दोस्तों, और भी है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्म में, ये अकेला एक आंसर इन क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए सारे के सारे पॉइंट यहां पर है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसलिए सारे क्वेश्चंस की फॉर्म मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये क्वेश्चन हमको नहीं मिल रहे हैं, इस क्वेश्चन आप कहाँ से बता रहे हैं, ना मॉडल में है ना वहाँ। तो अभी मैंने सारे एक ही क्वेश्चन के जितने भी फॉर्मेट्स हो सकते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आगे इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए उत्तर यहां से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पेन और नोटबुक होकर के लेकर के हो जाइए रेडी। उद्योग का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, उद्योग विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 में उद्योग को मूलतः निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। किसमें? देखिए, उद्योग से कोई कारोबार, व्यापार, उपक्रम, अधिनिर्माण या नियोजकों की आजीविका अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कर्मकार की कोई आजीविका, सेवा योजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उप व्यवसाय। समझ में आ गया? ये जो उद्योग की परिभाषा में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब, जितने भी वर्ग हैं वो सब किस में है? उद्योग में। ठीक है, चलिए ये किसके अकॉर्डिंग है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग है। इसको पेपर में लिख करके आप चेंज नहीं कर सकते, मैं आपको ध्यान रख रहा हूं। इस चीज को तो दोस्तों रटना ही पड़ेगा, बना करके इस चीज को नहीं लिख सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए जो चीज है हूबहू ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो परिभाषा हो गई, आगे पर चलते हैं। देखिए, उद्योग विवाद अधिनियम में दी गई इस परिभाषा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में उद्योग शब्द की व्याख्या अपने कई निर्णयों में की गई है। उदाहरण के लिए बंगलौर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा तथा अन्य AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 548 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक SLP स्पेशल लीव पिटीशन विशेष अनुमति याचिका संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि धारा 2J के अंतर्गत इसे एक उद्योग के रूप में ही माना जाएगा। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप उद्योग जगत में एक खलबली सी मच गई, क्योंकि उसने बहुत से ऐसे उपक्रमों को उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत ला दिया जो कि अब तक उद्योग की परिभाषा से बाहर माने जाते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो डिसाइडेड केस हो गया, उससे आपको पता चल गया। चलिए अब चलते हैं, उद्योग क्या है। देखिए, उपयुक्त वाद में दिए गए अपने पूर्ण निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्वासित करते हुए, मतलब कि याचिका दायर करते हुए उस पर उसकी समीक्षा, पुनर्वासित समीक्षा करते हुए बंगलौर वाटर सप्लाई AR 1978 सुप्रीम कोर्ट 548 के प्रकरण में उद्योग शब्द के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की है। किस प्रकार से की है? देखिए, न्यायालय के अनुसार धारा 2 में परिभाषित उद्योग का विस्तृत अर्थ है अर्थात जहां पर कोई सुव्यवस्थित क्रियाकलाप हो। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा क्रियाकलाप, कोई भी ऐसा कार्य जो सुव्यवस्थित हो, ठीक है, मैनेज किया जा रहा हो, एक अच्छे उससे हो, वो क्या होगा?
उद्योग होगा। दूसरा, जो कि नियोजक तथा नियोजित के बीच सहयोग संगठित हो, मतलब कि नियोजित और नियोजक, मतलब कि उस काम को करने वाले और करवाने वाले दोनों के बीच में अगर एक ग्रुप बना हुआ है और वो किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी काम को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी किस में आएगा दोस्तों, वो भी आएगा उद्योग की परिभाषा में। इट मीन्स कि उसको भी उद्योग माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है, जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरूपित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए भौतिक वस्तुओं तथा सेवार्थ के संदर्भ में चलाया जाता है, वहां पर उद्यम को उद्योग माना जाएगा। इट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रुप, कोई संस्था या कोई भी वर्ग किसी भी कार्य को अपने मतलब जीवन जीने के लिए, अपने रोजमर्रा के कार्य को करने के लिए, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, जीवनचर्या चलाने, कोई भी ऐसा कार्य करता है जहां पर वो उत्पादन करता है, मतलब कुछ चीजों को बनाता है, उनको बांटता है, उनको बेचता है, तो वो भी किस में आएगा, उद्योग में। एग्जाम्पल के लिए कि एक अगर कुम्हार है और वो आए दिन मटकियां बनाता है, ठीक है, मटके बनाता है और उन मटकों को बना करके बेचता है, तो वो भी उद्योग में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर देखिए, लाभ का लक्ष्य एवं लाभदायक उद्देश्यों का अभाव उद्योग की परिभाषा के लिए असंगत है, चाहे वह उद्यम सार्वजनिक हो या संयुक्त, निजी या अन्य क्षेत्र में। इन्होंने क्या कहा है, ऐसा कोई भी कार्य जिसके पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या हो, लक्ष्य है उसका कोई ऐसा ना हो जो लाभप्रद हो, मतलब कि कमाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य किया गया हो जो जिसका पीछे का कार्य या मकसद या उद्देश्य कमाना ना हो, तो वो उद्योग नहीं आएगा। ठीक है, चैरिटी आती है, उसको सेवा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। वास्तविक केंद्र कार्य पदक फंक्शनल है तथा निर्णायक कसौटी नियोजित संबंधों पर विशेष अवधारणा के साथ उस कार्यकलाप की प्रकृति है। ठीक है, कोई भी मतलब कि एक संस्था है और उसके क्रम बटे हुए हैं, कभी तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारी पोस्ट ये है, तुम्हारी पोस्ट ये है। ठीक है, तो इस तरह से जितने जो भी नियोजक हैं उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, तो वो भी उद्योग में ही गिना जाएगा, मतलब कि वो उद्योग के लक्षण ही है। आगे है, यदि संगठन कोई व्यापार या कारोबार है तो वह उद्योग होने से मात्र इसलिए नहीं रुकेगा कि उस उपक्रम का ध्येय परोपकार है। इट मीन्स कि कोई व्यापार है या कारोबार है, ठीक है, उसके उद्योग मात्र होने से वो नहीं रुक सकता। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आप अपने कंपनी चला रहे हैं, फर्म चला रहे हैं, तो उसके साथ साथ में आप जो है सामाजिक सेवा भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जितने भी दोस्तों आपने सुना होगा चैरिटीज होती हैं, ठीक है, तो ये सभी जो होती हैं वो उसी तरह की होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, कोई भी गरीब व्यक्ति तो चैरिटी चलाएगा नहीं। ठीक है, नहीं कहाँ से वो उसको अपने घर में के बच्चों का पेट पालने के लिए पैसे नहीं, चैरिटी चलाएगा। जितने बड़े लोग होते हैं वो सभी चलाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग बड़े होते हैं, जिनके पास में बहुत पैसा होता है, उद्योग होते हैं, व्यापार होते हैं, वो चैरिटी क्यों चलाते हैं, क्योंकि चैरिटी में अपने ही पैसे को अपने ही काम में लगा करके उसको वो दिखा देते हैं, और उसका बाद में होता क्या है, सबसे मेन रीज़न कि उनको क्या नहीं देना पड़ता, लोन के टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, चलिए आगे। सभी संगठित क्रियाकलाप जिनमें पैरा 1 में वर्णित 3 तत्वों का अर्थात वह एक सुव्यवस्थित क्रियाकलाप हो, वह नियोजक तथा नियोजित के बीच सहयोग द्वारा संगठित हो, वह मानवीय जरूरतों की तुष्टि के लिए निरूपित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन और वितरण हेतु चलाया गया हो। ठीक है दोस्तों, सभी क्रियाकलाप ऐसे तीनों जो मेन चीजें हैं, मतलब कि कोई सुव्यवस्थित सिस्टम से वर्क कार्य कर रही हो कोई संस्था, ठीक है, और मालिक और नौकरों के बीच में उसमें चल रहा हो वर्क, और उससे लोगों के हित के लिए ज़रूरत चीज़ें बनाई जा रही हों लोगों के मतलब के लिए, और वो उनका यूज़ कर रहे हों, और उसके यूज़ करने का उनसे वो कुछ पे कर रहे हों, तो वो उद्योग ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वो सभी उद्योग हो सकते हैं, चाहे भले ही व्यापार या कारोबार न हो, बशर्ते कि उस संगठित कार्यकलाप की प्रकृति व्यापार या कारोबार की तरह ही हो। कोई भी ऐसा कार्य दोस्तों, कोई भी ऐसा रोजगार, कोई भी ऐसी समाज सेवा या कोई भी ऐसा ट्रस्ट या कुछ भी, वो व्यापार या कारोबार नहीं, मतलब कि वो उद्योग हो सकते हैं।
ठीक है, बशर्ते कि उनसे जो किसी ग्रुप का जो मतलब कि उसकी प्रकृति है वो व्यापार की तरह ही अगर हो रही हो। इट मीन्स कि चैरिटी है। अभी देखो जैसे कि अभी चल रहा है बागेश्वर धाम, ठीक है, तो बागेश्वर धाम में क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, कि वहाँ पर आप कभी जाओगे तो अभी मैंने उस पर देखा था एक पे, ठीक है, हालांकि मैं गया नहीं हूँ, मैं तो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, प्रसाद आपको पैसों में मिलेगा, ठीक है, वहाँ से किताबें भी आपको मिलेंगी, वो भी पैसे में मिलेंगी। तो वो अपना वो बागेश्वर धाम अपन चला रहे हैं अपने ट्रस्ट को, जैसे ही वो कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वहाँ पैसे ले रहे हैं और वहाँ से उनसे चीज़ खरीद करके लेकर आ रहे हैं, तो वो उद्योग हो गया, बिजनेस हो गया। आगे बंबई उच्च न्यायालय ने उपयुक्त के आधार पर अब्दुल रशीद बनाम इंडियन सेलोरस होम सोसाइटी एवं अन्य 1889 LCJ 6 बॉम्ब के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने सोसाइटी को भी उद्योग माना है। इससे उद्योग की परिधि में निम्न भी आ सकते हैं। देखिए, आजीविका तथा सेवाओं को संचालित करने वाले उपक्रम तथा साहसिक कार्य जो व्यापार या कारोबार संचालन के समान है। देखो यहाँ पर मैं आपको सोसाइटी बता दूं, सोसाइटी क्या होती है और उसको उद्योग क्यों माना गया है। देखिए मैं बता दूं, आप जैसे दोस्तों आप गांव में तो नहीं, ठीक है, शहरों में आप जाएंगे, ठीक है, तो एक पूरी बिल्डिंग होती है, ठीक है दोस्तों, एक बिल्डिंग की मालिक की बिल्डिंग होती है और उसने अपने सारे बिल्डिंग के अपने अपने जो फ्लैट्स है वो सभी को बेच दिए हैं। बेचने के बाद में वो क्या करता है, ठीक है, कि उस बिल्डिंग को एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो बना देते हैं, सिस्टम बना देते हैं, और सोसाइटी में से उन्हीं लोगों में, सब सोसाइटी का मतलब सामाजिक संगठन को हम कहते हैं, ठीक है, तो वो जो बिल्डिंग के जितने भी लोग हैं, जैसे सपोज करो कि 100 उस बिल्डिंग में 100 फ्लैट्स हैं, तो 100 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को उन्हीं में से चुन करके उसको बना दिया जाएगा सोसाइटी का लीडर, ठीक है। अब सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जो भी समस्या होती है वो सभी सोसाइटी लीडर से बोलेंगे। और सोसाइटी लीडर किससे बोलेगा, वो बोलेगा उस पूरे जो बिल्डिंग है उसके मालिक से, ठीक है, और मालिक उसको ठीक करवाएगा, ठीक है। तो ये अब इसको हम सामाजिक कार्य नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि जो बिल्डर है जिसने वो बनाया है, वो जो इन सभी समस्याओं को उनकी दूर कर रहा है, वो पैसे ऑलरेडी उनसे ले चुका है और उनके बाद भी उनसे टैक्स लेता है, ठीक है, पानी का किराया वो सारे लेता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग तो वो ठीक कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो बिजनेस हो गया। यही चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यदि शब्दों के प्रयोग में समानता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि अन्य सभी स्वरूप भिन्न है। इट मीन्स कि कोई भी शब्द अगर किसी भी चीज़ का मतलब कि काम तो तुम कर रहे हो बिजनेस और उसमें मोहर लगा दी तुमने कि यह है एक क्या कहते हैं उसको, ट्रस्ट, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई, ठीक है। चलिए आगे है, देखिए, यदि पूर्व कसौटियां विद्वान है तो निम्न को भी उद्योग विस्तार क्षेत्र से मुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब कभी जो ऊपर की 3 चीजें बताई हैं, अगर वो किसी भी ट्रस्ट में, किसी संस्था में, किसी ग्रुप में, किसी भी सोसाइटी में, कहीं पर भी तीनों चीजें अगर चलती हैं तो वो उद्योग के विस्तार से अलग नहीं है, वो उद्योग में ही आएगा। कब, जैसे कि फलत व्यवसाय तथा क्लब, शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सहकारी संस्थाएं, ठीक है दोस्तों, सहकारी संस्थाएं, और धर्मार्थ प्रकल्प तथा अन्य सजातीय प्रकार के साहसिक कार्य। ध्यान रखना, धर्मार्थ प्रकल्प तथा अन्य सजातीय प्रकार के साहसिक कार्य, ये सभी दोस्तों हों, वो सभी किस में आएंगे, उद्योग में आएंगे। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, तथा कई अन्य वादों में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया था कि शिक्षण संस्थाएं उद्योग की परिभाषा में नहीं आती, परंतु बंगलौर वाटर सप्लाई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय ने इन वादों के निर्णय को आही भावित ओवर रूल्ड कर दिया। इस मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने जोर देकर कहा कि ये शिक्षण संस्थाएं उद्योग हैं, क्योंकि ये शिक्षा मात्र ही नहीं बल्कि समस्त उद्योगों की जननी है। समझ में आ गया? तो भैया जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो क्या हैं, उद्योग हैं। स्पष्ट है, इस निर्णय ने शिक्षण संस्थाओं को भी उद्योग की परिधि में ला दिया था, परंतु इस निर्णय को प्रभावहीन बनाने के लिए 1982 में औद्योगिक अधिनियम 1947 में संशोधन करके पूर्व निर्णयों को प्रभावी कर दिया गया तथा शिक्षण संस्थाओं को उद्योग की परिधि से बाहर कर दिया गया। मतलब कि अब जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो उद्योग नहीं माने जाएंगे। इसीलिए मोस्टली लोग आपने देख रहे होंगे भाई साहब कि लोग जिनके पास पैसा होता है स्कूल खोल करके तैयार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास
पास में जो इनकम है 1-1 करोड़ रुपए की पूरे महीने की, ठीक है, तो 1 करोड़ पर 28% उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ा। तकरीबन 30 लाख रुपए उनका चला गया, 25 से 30 लाख चला गया। लेकिन वो अपने स्कूल में उसको लगा देते हैं, फिर स्कूल से जो इनकम होती है उसको 1 नंबर में दिखा देते हैं। तो क्या है ये कंडीशन, हर ये सही चलता रहता है, उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। ये बहुत बहुत बड़े लोगों के मामले हैं। अभी जब तुम पढ़ोगे ना लॉ ऑफ टैक्सेशन, उसमें आएगा ये, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है व्यवसायिक क्लबों, सहकारी क्लबों, गुरुकुल और छोटी प्रयोगशालाओं का एक वर्ग निर्बंधित वर्ग मुक्ति के लिए अहर है। यदि साधारण उद्यमों में सारवान रूप से तथा अभिभावी प्रकृति के सिद्धांतों के द्वारा चलते हुए सारवान रूप से कोई कर्मचारी उन न्यूनतम बातों के सिवाय जिनमें सीमांत कर्मचारी संस्था के कर्मचारी विहीन प्रकृति को नष्ट किए बिना भाड़े पर रखे जाते हैं, ग्रहण नहीं किए जाते। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश वित्त निगम बनाम नीलम शर्मा 2087 FLR 532 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि वित्त निगम मतलब कि फाइनेंस कॉरपोरेशन एक उद्योग है। फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक उद्योग है, मतलब कि वो है ना, अभी अरे वो चलता रहता है, अरे अमिताभ भैया वो करते हैं, अमिताभ ऐड करते हैं उसकी, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, मुथूट फाइनेंस की वो करते हैं, ठीक है। ये जितनी भी LIC हैं, मुथूट फाइनेंस हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं दोस्तों वो क्या हैं, वो सभी क्या हैं, वो उद्योग ही माने जाएंगे। और उसमें कार्य करने वाली नीलम शर्मा को एक लंबे समय तक कार्य करने के बावजूद भी नियमित न करना अनुचित श्रम व्यवहार के तहत छटनी है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जैसे कि एक संस्था में आप काम कर रहे हैं और एक लंबे समय से आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और आपका उसमें कोई भी प्रमोशन हो जाता है, ठीक है, तो वो छटनी हो गई, ठीक है। और नहीं भी होता है तो भी तुम्हारी छटनी हो गई, नेगेटिव छटनी हो गई, पॉजिटिव छटनी हो गई, ठीक है। नेगेटिव छटनी हुई तो आपको जहाँ पर पोस्ट है आप वहीं पर रहेंगे, और पॉजिटिव छटनी हो गई तो अपनी पोस्ट से ऊपर चले गए, ठीक है। चलिए देखिए, यदि किसी पवित्र तथा परोपकारी मिशन में बहुत से लोग स्वयं निःशुल्क या बहुत कम मानदेय पर अथवा इसी तरफ के प्रतिफल के लिए जिसे वे प्रयोजन अथवा हेतु के अंश के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसमें वे परिश्रमिक के लिए अथवा मालिक और सेवक के संबंध में आधार पर सेवारत नहीं है, तो ऐसी दशा में वह संस्था उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी। चाहे भले ही छुटपुट सेवक, श्रमिक या तकनीकी व्यक्ति भाड़े पर रखे गए हों, परंतु केवल ऐसे ही तथा इसी प्रकार के उपक्रम उद्योग की परिभाषा में आने के अभियुक्त है। अन्य उदारता, दयालुता, विकासमयी भाव या प्रकल्प के किसी आधार पर नहीं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमने एक बात कही थी कि मंदिरों में जितने भी वो चल रहे हैं वो कारोबार हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर दोस्तों आप पंजाब का अमृतसर वाला मंदिर देखेंगे और वहाँ पर हर रोज़, ठीक है, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर अपना पेट भरते हैं, ठीक है, वहाँ पर जूते चप्पल के साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं, सारे सब कुछ काम करते हैं वहाँ पर, लेकिन उसको बिजनेस नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको पेमेंट किसी को नहीं मिलती, सब अपने सेवा भाव से करते हैं, निःशुल्क अपने आप से करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है, न्यायिक निर्णयों के आलोक में अस्पताल उद्योग है। न्यायिक निर्णयों के आलोक में अस्पताल उद्योग है, ध्यान रखना, स्कूल उद्योग नहीं है, ठीक है। चलिए, चिकित्सालय उद्योग है या नहीं, इस विषय पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिए गए हैं और इस विषय पर हॉस्पिटल मजदूर सभा के मामलों से लेकर बंगलौर वाटर सप्लाई बनाम ए राजप्पा के वाद के निर्णय तक बराबर परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण विधिक स्थिति बदलती रही है। इट मीन्स कि स्थिति बदलती रहती है। लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल आपने सुना होगा, दिल्ली, 1970 के मामले में कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल को उद्योग इसलिए नहीं माना गया क्योंकि वह एक पूर्ण रूपेण धर्मार्थ औषधालय था जिसमें केवल प्रशिक्षण, शोध और उपचार का कार्य किया जाता था। इसके विपरीत केरल आयुर्वेदिक समाज हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सोरनपुर बनाम कर्म कारण 1979 के बाद में संस्थान को उद्योग माना गया क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी नियोजित थे, उनको ड्यूटी पर रखा हुआ था। दवा बनाने वाला विभाग कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत था।
ध्यान रखो, दवाखाने बनाने वाला भी अधिनियम था। ठीक है, रोगियों से फीस ली जाती थी और यह संस्थान व्यापार या कारोबार के रूप में संगठित किया गया था, तो इसलिए इसको उद्योग माना जाएगा। अतः सार्थः यह कहा जा सकता है कि ऐसे चिकित्सालय सरकार द्वारा अपने संप्रभु कार्यों के अंग के रूप में संचालित किए जा रहे हो, जिनका एकमात्र उद्देश्य बीमारी की मुक्त सेवा करना है, जो उद्योग की श्रेणी में नहीं आते। परंतु ऐसे चिकित्सालय चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट या धर्मार्थ या वाणिज्यिक हो, उद्योग की श्रेणी में आते हैं यदि वो राजप्पा के मामले में प्रतिदिन कसौटी की शर्तों को पूरा करते हैं। तो शर्त पूरा करना मतलब यही कि वहाँ पर जो बीमार व्यक्ति आते हैं, मरीज आते हैं और उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, और उनका इलाज किया जाता है किस बेस पर किया जाता है? उनका इलाज फीस लेकर के। तो वो क्या हो गया दोस्तों? वो उद्योग हुआ। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि सभी को अच्छे से लर्न हो गया होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ 20 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 20 के 20 नंबर आप इसमें से लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियोज़ को हमारी कर दीजिए लाइक, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को इसकी मदद मिल सके। जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा। ठीक है, और ऑलरेडी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।